हेलो एवरीवन। एनवायरमेंटल स्टडीज के चैप्टर वाइज सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक प्लांट है। प्लांट के 10 क्वेश्चंस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फोटोट्रोपिज्म क्या है? यहाँ पे बताना है कि फोटोट्रोपिज्म किसको कहते हैं। नीचे ऑप्शंस दिए हैं। क्या ऑप्शंस हैं? विद्युत उद्दीपन के लिए पौधों की प्रतिक्रिया, वायु उद्दीपन के लिए पौधों की प्रतिक्रिया, प्रकाश उद्दीपन के लिए पौधों की प्रतिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। फोटोट्रोपिज्म के बारे में बात करना है, कौन सा होगा? विद्युत उद्दीपन के लिए पौधों की प्रतिक्रिया क्या होगी, या फिर वायु उद्दीपन, या फिर प्रकाश उद्दीपन? इसमें से कौन सा सम्मिलित हो जाएगा? पहले का आंसर यहाँ पे क्या होगा? फोटोट्रोपिज्म क्या होगा? प्रकाश उद्दीपन। देखो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? प्रकाश उद्दीपन के लिए पौधों की प्रतिक्रिया को फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाशानुवर्तन के रूप में जाना जाता है। प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव को सकारात्मक फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, जैसे कि सूरजमुखी होता है ना, उस टाइप का। और प्रकाश से दूर के झुकाव को नकारात्मक फोटोट्रोपिज्म के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पहले का, फोटोट्रोपिज्म क्या होगा? प्रकाश उद्दीपन के लिए पौधों की प्रतिक्रिया, पौधे किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं सूर्य के प्रकाश के प्रति। ठीक है, जैसे सूरजमुखी होता है सूर्य की ओर लगा हुआ होता है, और उसके जो विपरीत होता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और सूरजमुखी को पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। पहले का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है? सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन यानी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या है? यही अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव। और इसमें नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन किसको बोलेंगे? प्रकाश से दूर पौधे का झुकाव, ये नकारात्मक हो जाएगा। ये सकारात्मक पूछा, सकारात्मक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। रंध्र के खुलने और बंद होने को किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जब रंध्र खुलता है और बंद होता है तो उसको किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? ऑप्शन क्या है? सहचर कोशिकाओं के माध्यम से, रक्षक कोशिकाओं के माध्यम से, जीवाणु कोशिका के, या फिर पर्ण मध्यक कोशिकाओं से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो रंध्र के माध्यम से क्या होता है, पौधों में पानी की बड़ी मात्रा में अवशोषण किया जा सकता है। ठीक है, और इस स्थिति से बचने के लिए जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब रंध्र बंद हो जाते हैं। इस तरह से रंध्र के खुलने और बंद करने का ये प्रोसेस होता है। रंध्र के खुलने और बंद होने से रक्षक कोशिकाओं द्वारा जो उसका कंट्रोल होता है, रक्षक कोशिकाएं उसका कंट्रोल करती है उनके खुलने और बंद होने का। और आपका जो सहचर कोशिकाएं होती हैं वो फ्लोएम ऊतक में मौजूद होती हैं। और जीवाणु कोशिकाओं की अगर बात की जाए तो युग्मक पैदा करती हैं और पौधों के प्रजनन भागों में मौजूद होती हैं जीवाणु कोशिकाएं। ठीक है, पर्णमध्यक कोशिकाएं क्या होती हैं? पौधों की पत्तियों में मौजूद होती हैं और पौधे को हवा में झुकने और हिलने में मदद करती हैं। इस प्रकार से इन चारों कोशिकाओं के अलग अलग काम हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर हो जाएगा रक्षक कोशिकाएं, जो कि रंध्र के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थर्ड का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर फोर, पौधों में परिवहन प्रणाली के मुख्य घटक क्या है? पौधों में परिवहन प्रणाली कैसे होता है? उन तक भोजन पानी कैसे पहुंचता है? उनके प्रत्येक पत्ते, टहनी और फलों में कैसे पहुंचता है? तो जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, या फिर पत्तों के माध्यम से, या फिर ए एंड बी, जाइलम और फ्लोएम दोनों द्वारा। तो देखो जो पौधों में संवहनी ऊतक होते हैं वो उसको जाइलम और फ्लोएम बोला जाता है। संवहनी मतलब ले जाने का काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे शरीर में होता है ना धमनियाँ और शिराएं। धमनियाँ जो कि आपके भोजन को ले जाती हैं और ऑक्सीजन को भी वहन करती है, जबकि शिराएं आपके कार्बन डाइऑक्साइड को वहन करती है। तो जैसे आपके शरीर में संचरण चलता रहता है, वैसे ही पौधों में भी होता है। तो पौधों के प्रमुख भाग को क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम बोला जाता है। जाइलम क्या करता है? पानी और खनिजों को ले जाता है पौधों के विभिन्न भागों तक। और फ्लोएम पौधों के शरीर में भोजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है।
वैसे इन दोनों का काम अलग-अलग है और दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पौधों के जीवन काल के लिए। यहाँ पे 4 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए एंड बी। जाइलम और फ्लोएम दोनों पौधों की परिवहन प्रणाली के मुख्य घटक माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पोषण के ऑटोट्रोफिक मोड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आवश्यक है? यहाँ पे बताना है पोषण के ऑटोट्रोफिक मोड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आवश्यक है? पानी, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से सभी। बताओ इसके आंसर क्या होंगे? ऑटोट्रोफिक मोड के बारे में बात की जा रही है। तो पोषण का ऑटोट्रोफिक मोड कौन सा पदार्थ आवश्यक होगा? यहाँ पे देखो, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वपोषीय उत्पादों के रूप में जाने जाते हैं। पौधों को स्वपोषीय उत्पादों को के रूप में जाना जाता है। हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें CO2 को कंज्यूम करते हैं और O2 को रिड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। पूरा यहाँ पे पृथ्वी पे जीवन काल चलता रहता है। और उनका जो भोजन बनाने के दौरान कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पोषण के ऑटोट्रोफिक मोड यानी स्वयं से, ऑटोट्रोफिक यानी स्वयं से संचालन होना। तो कौन सा पदार्थ आवश्यक माना जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे सारे पदार्थ, पानी भी लेते हैं, क्लोरोफिल यानी पत्तियों में हरा एक वर्णक पाया जाता है जो कि उपस्थित होता है, और सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड को उपस्थित होता है। तो ये सारे मिला करके उनकी श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट होती है पौधों की। ठीक है, यहाँ पे 5 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी नहीं है? एक लिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी ऐसे होते हैं ना, जैसे मानव में मेल फीमेल, इस तरह से पौधों में एक लिंगी द्विलिंगी ऐसे। इसमें ये बताना है कि ये जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, तरबूज, सरसों, और एक ऑप्शन और रख सकते हैं यहाँ पे, डी नंबर, पपीता रख देते हैं। ठीक है, इसमें बताना है एक लिंगी कौन सा नहीं है। तो पपीता लिख दिया तो उसी को टिक नहीं कर देना है। एक लिंगी अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो, जिस फूल में केवल एक लिंग या एक अंग होता है उसे पराग केसर या पुष्पयोनि को एक लिंगी फूल कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पपीता हो गया आपका, और तरबूज, ये आपका एक लिंगी होता है, पपीता और तरबूज। और जो सरसों होता है वो उभय लिंगी होता है, यानी इसमें दो लिंग या फिर कई लिंग होते हैं। तो ये सरसों यहाँ पे नहीं के रूप में पूछा है, एक लिंगी नहीं है, तो सरसों नहीं है, जबकि तरबूज और पपीते होंगे। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पौधों में प्रजनन का तरीका नहीं है? पौधों में प्रजनन का तरीका कौन सा नहीं होगा? ये प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, जीवन का आंसर यहाँ पे बताओ, प्रजनन का तरीका पौधों में कौन सा नहीं है? तो मुकुलन, विखंडन, संयुग्मन या फिर वनस्पति। तो इसमें कौन सा हो जाएगा जो कि प्रजनन का तरीका नहीं है? तो यहाँ पे 8 का जो 7 का जो आंसर हो जाएगा, पौधों में प्रजनन के विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि बंडी, विखंडन, वनस्पति का, और बीजाणु का गठन होना, और संयुग्मन प्राणी जीवाणुओं में प्रजनन की क्रिया। जबकि ये जो आपका संयुग्मन सी नंबर है, ये जीवाणुओं में प्रजनन का काम करता है, तो बोला जाता है संयुग्मन। ठीक है, और पौधों के लिए मुकुलन, विखंडन और वानस्पतिक तीनों होते हैं। जब नहीं के रूप में पूछा है तो सी नंबर आंसर, 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ऊतक भोजन को पत्तियों से पौधों के पूरे हिस्से में स्थानांतरित करता है? वैसा कौन सा ऊतक यानी टिश्यू होता है जो भोजन को पत्तियों से पौधों के पूरे हिस्से में स्थानांतरित करता है? क्योंकि भोजन जो बनता है पेड़ पौधों में पत्तियों में ही बनता है। पत्तियों में अ, वर्णी वर्ण वर्णक पाया जाता है, जिसे आप लोग हरित वर्ण बोलते हैं। वहीं पे वो लोग सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन को पेड़ पौधों के अन्य भाग में जैसे तना, जड़ में पहुंचाने का काम कौन करता है? संवाहक कौन होता है? जाइलम, फ्लोएम, एपीफ्लेमा या इनमें से कोई नहीं? स्टेट का आंसर यहाँ पे बताना है
तो अभी डिस्कस किया था, पहले ही क्वेश्चन में शायद था। तो फ्लोएम क्या करता है, पौधों को पत्तियों से भोजन पहुंचाने का काम करता है, और जाइलम खनिज लवण पानी जैसी चीजों को ले जाता है, फ्लोएम भोजन को ले जाता है। यहाँ पे आंसर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति प्रजनन के माध्यम से पुनः उत्पादन नहीं कर सकती? ठीक है, ऐसा कौन सा वनस्पति है जो प्रजनन के माध्यम से पुनः उत्पादन नहीं कर सकती, प्रजनन उसके अंदर नहीं होता है। तो वनस्पति का नाम बताना है। यहाँ पे आलू दिया है, अदरक है, ब्रायोफिलम है, या फिर खमीर। तो प्रजनन के माध्यम से उत्पादन नहीं करते हैं। देखो, जो वनस्पतिक प्रजनन होता है, किसमें होता है, आलू में होता है, देखते होंगे लगाते हैं हर एक ईयर। अदरक में होता है, और ब्रायोफिलम में भी होता है। जबकि आपकी जो बंडिंग या खमीर होता है, उसमें विखंडन यानी शैवाल और बीजाणु गठन, डाई और फल जिसे बोलते हो, जैसे प्रजनन के अलैंगिक तरीके के माध्यम से भी पौधे प्रजनन कर सकते हैं। यानी पुनः उत्पादन यह नहीं कर सकता है कौन, खमीर, क्योंकि ये एक जीवाणु वगैरह है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, खमीर वगैरह। जबकि ये आपका ब्रायोफिल्म और अदरक और आलू, ये तीनों प्रजनन के माध्यम से उत्पादन होते हैं और भी यह उत्पादित होते हैं। 9 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, पौधे की उस सेल के हिस्से की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है पौधे का जो कि प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाएगा? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो टेंस का आंसर हो जाएगा, देखो क्लोरोप्लास्ट में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और यही जो है पौधे के भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण करके भोजन तैयार करता है पौधों के लिए। और विभिन्न प्रकार की तरंग जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उसको ऑब्जर्व भी करता है, यानी ग्रहण करता है। यानी टेन का आंसर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आपका ये प्लांट्स के 10 प्रमुख क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने मार्क्स मिले हैं, और साथ ही आप अन्य पेडागॉजी सब्जेक्ट को भी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिखा है, इंग्लिश पेडागॉजी, संस्कृत पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी, मैथमेटिक्स पेडागॉजी, सारे के वीडियो उपलब्ध हैं, और सभी चैप्टर वाइज उपलब्ध है। चैप्टर वाइज करने का लाभ मैंने बताया था, इसे बता देता हूँ। इससे क्या होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं आपके टॉपिक से कोरिलेट होते हैं, और आपको समझ में आता है कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं।